आज से कुछ समय पहले मैं एक शादी अटेंड करने गया था। वहां पर रीति रिवाज चल रहे थे, जिसमें से कुछ रीति रिवाज को पंडित जी ने बताया कि यह एक युद्ध का रूपांतर है। पूछने पर कि यह रूपांतर क्या होता है, तो पंडित जी ने हमको बताया कि जब पहले दो राज्यों के बीच में युद्ध होता था और युद्ध के बाद में संधि हो जाया करती थी और उसी संधि को बनाए रखने के लिए विवाह होते थे। उसी घटना की ही कुछ रूपांतर आज रीति रिवाज में प्रचलन में है। हमको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य लगा। उसके बाद मैंने व्यक्तिगत लेवल पर कई सारे लोगों से इस विषय में डिस्कस करा और उसके बाद हमने खुद भी विचार करा, तो हमको वास्तव में शादी में कई सारे रीति रिवाज एक युद्ध के रूपक मतलब मेटाफर्स लगे। हमारी यह बात सुनकर आपको भले ही विश्वास ना हो, लेकिन जैसे ही मैं आपको शादी में होने वाले कुछ रीति रिवाज के बारे में बताऊंगा और फिर बताऊंगा कि वह किस तरह से एक युद्ध के रूपक है, तो शायद आपको भी सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। शादी में दूल्हे को एक कटार या तलवार दी जाती है। यह कटार या तलवार वैसे तो इसलिए दी जाती है कि दूल्हे को नजर ना लगे, लेकिन यह एक रूपक भी है। जब पहले युद्ध करने के लिए राजा जाया करते थे, तो वह उस युद्ध के लिए अपने साथ में तलवार या किसी हथियार को रखते थे और यह जो तलवार दूल्हे के पास होती है, यह उसी का रूपक है। दूल्हा हमेशा बारात को लेकर जाता है, तो वह घोड़ा या घोड़ी पर बैठकर जाता है। और पुराने समय में भी जब युद्ध करने के लिए जाया जाता था, तो राजा रथ पे या घोड़े पे बैठकर जाता था। तो दूल्हे का घोड़े पर बैठना, बारात लेकर जाना, यह भी कहीं न कहीं यह बताता है कि युद्ध लड़ने के लिए जाया जा रहा है। अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछेंगे, तो वह आपको बताएंगे थोड़े कुछ पुराने समय में बारात में महिला नहीं जाया करती थी और उसी तरह से युद्ध में भी महिलाएं लड़ने नहीं जाती, इसलिए महिलाओं को बारात में नहीं लिया जाता है। शादी से पहले एक परछावन नाम की रीति होती है। इस रीति के अंदर जब दूल्हा बारात लेकर जाने वाला होता है, तो उससे पहले ही दूल्हे की आरती उतारी जाती है। यह आरती या तो उसकी माँ उतारती है या भाभी या फिर बहन उतारती है। पहले के समय में भी जब राजा युद्ध के लिए जाते थे, तो घर में महिलाएं होती थीं। वह उस राजा का तिलक करती थीं और उसके बाद ही युद्ध के लिए भेजती थीं। शादी के बाद में जब बारात वहां पहुंचती है जहां उसको शादी करनी है, तो वहां सबसे पहले एक ऐसे स्थान पर रुकती है जिसको जन्माशय कहा जाता है। वही पहले के समय जब राजा युद्ध के लिए जाता था, तो वह किले के बाहर ही अपनी पूरी सेना के साथ में डेरा डाल लेता था। आप जन्माशय में रुकी हुई बारात और वह राजा युद्ध करने गया है, अपनी सेना के साथ डेरे में रुका हुआ है, उसमें समानताएं देख सकते हैं। बारात का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है नाच गाना। सारे बाराती बारात में नाचते और गाते हुए ही जाते हैं। तो वही युद्ध के समय जब जाया जाता था, तो राजा की सेना भी नाचती और गाती हुई जाती थी, खुशहाल तरीके से जाती थी, ताकि सेना का मनोबल बढ़ा रहे। बारात में जो दूल्हे के सगे संबंधी होते हैं, वह पैसे को न्यौछावर करते हैं और गरीब लोगों में बांट देते हैं। यह परंपरा भी युद्ध के समय से चली आ रही है। जब एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करने जाता था, तो उसके राज्य में पहुंचने से पहले जो छोटे गांव होते थे या कबीले होते थे, जिस राज्य में वह राजा जा रहा है, उस राज्य के गांव और कबीले में पैसे बांट दिया करते थे, जिससे वह कबीले और गांव वाले उनका विरोध नहीं करते थे और उनके साथ में सम्मिलित हो जाते थे। बारात में पैसे लुटाने की परंपरा वहीं से शुरू हुई। जब युद्ध में राजा गया है, वह किले के पास पहुंचता है, तो वह सबसे पहले किले के दरवाजे या दुर्ग को तोड़ता है। वैसे ही बाराती जब शादी वाले घर पहुंचते हैं, तो दूल्हा अपनी तलवार से तोरण तोड़ता है। यह तोरण तोड़ना उसी का ही प्रतीक माना जाता है।
आज के समय यह परंपरा बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी गांव में या पुराने समय में यह परंपरा थी कि जब बारात दरवाजे पर आती थी तो उस समय जो धराती होते हैं, मतलब लड़की वाले होते हैं, उनकी घर की महिलाएं गाली या गारी गाया करती थी। यह इस तरह के गाने होते हैं जिसमें गालियां होती हैं और बारातियों को बुरा भला कहा जाता है। आप मान सकते हैं जब युद्ध के समय कोई राजा अपनी सेना के साथ में किले पर आता होगा और जिस जगह वो हमला करना चाहता है वहां पे महिलाएं तो कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे में वो आक्रोश और गुस्सा दिखाने के लिए वह जो राजा है और जो उसकी सेना है उसको गालियां दे सकती थी। तो यह परंपरा उसी का ही रूपक है। जब कोई राजा अपनी विशाल सेना के साथ में किसी राज्य पर आक्रमण करने आता है तो वहां के लोग आत्मसमर्पण कर देते हैं। यही आत्मसमर्पण जो है वह द्वार पूजा के रूप में देखी जाती है कि जब बाराती द्वार पर आए तो लड़की के घर वालों ने, मतलब दूसरे राज्य के राजा और प्रजा ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया है। वहां के राजा ने आए हुए राजा का तिलक करके स्वागत करा है और उनसे आग्रह करा है कि आप हमारे यहाँ कोई युद्ध ना लड़ें, हमारे यहाँ किसी को भी कोई नुकसान ना पहुंचाएं। जो राजा युद्ध करने आया था वह सामने वाले राजा की इस आग्रह को मान लेता है, लेकिन इसके बाद वह उनसे कुछ राशि भी चाहता है। यही राशि दहेज के रूप में दी जाती है। दोनों राज्यों के बीच में यह संधि हमेशा बनी रहे, इसके लिए जो राजा युद्ध करने आया था वह शक्तिशाली है और जिसको उसने हराया है वह कमजोर है। इसके लिए शक्तिशाली राजा उस कमजोर राजा से एक कन्या भी मांगता है ताकि यह संधि हमेशा ही बनी रहे और वह संधि कभी ना टूटे। इसे ही शादी या विवाह कहा जाता है। ऐसे में जब वैदिक परंपरा से विवाह हो रहा होता है तो लड़की की जो बहनें हैं वो इस विवाह से सहमत नहीं होती हैं, तो वह इस शादी में अड़चने पैदा करती हैं। तो जूते चुराई की जो रस्म है वह यही रस्म है। इस रस्म में दुल्हन की बहनें अड़चने पैदा कर रही हैं, परंतु दूल्हा है, मतलब जो राजा है, युद्ध करने आया है, वह बताता है कि मैं बहुत सक्षम हूँ, आपकी बहन को भी अच्छे से रखूंगा और आप लोगों का भी ख्याल रखूंगा। इसके बदले में वह उनको धनराशि देता है, जिससे उस लड़की की बहनों को यह विश्वास हो जाता है कि उनकी बहन जिसकी शादी हो रही है वह उस राजा के पास में अच्छे से रहेगी। वहीं दूल्हे का भाई भी अपने पिता के इस आत्मसमर्पण और शादी से सहमत नहीं है, इसलिए वह भी शादी में अड़चने पैदा करता है। यह अड़चने आप देख सकते हैं जब शादी के बाद में विदाई हो रही होती है तब भाई गाड़ी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और दूल्हे को, मतलब उस राजा को नहीं जाने देता है और अपनी बहन को भी नहीं जाने देता है। ऐसे में वह राजा उन भाइयों को भी कुछ धनराशि देकर मना लेता है। यहाँ पर वह राजा, मतलब दूल्हा, दुल्हन के भाई को एक आश्वासन और देता है। वह कहता है, मैंने आपको इस युद्ध में हराया है पर आप मेरे संरक्षण में हैं। यदि आप कभी भी भविष्य में कहीं भी इसी तरह का युद्ध करने जाएंगे तो आपकी पूरी तरह से हम लोग सहायता करेंगे। मैं हर जगह आपके साथ और आपके आगे खड़ा रहूंगा। इसलिए शादी में जीजा का बहुत बड़ा महत्व होता है। वहीं उस भाई को यह भी आश्वासन देता है कि आप ही नहीं, आपके बेटे भी कभी युद्ध करने गए तो भी हम लोग वहां पर हमेशा खड़े रहेंगे और सहायता करेंगे। इसलिए सिर्फ जीजा ही नहीं, शादी में फूफा जी का भी बहुत ज्यादा महत्व होता है। शादी के 7-5 वचन के बाद ही दुल्हन वाम अंग में आती है। यहाँ पर दूल्हा अपने सभ्य होने का प्रमाण देता है और वह इस संधि को या शादी को तभी स्वीकार करता है जब दुल्हन दूल्हे को अपने पति के रूप में स्वीकार कर ले। यहाँ हमने शादी में कुछ ऐसे रीति रिवाज बताए हैं जो कि युद्ध के रूपक है। अगर आपको कुछ और भी प्रथा मालूम है जो कि आपके क्षेत्र में चलती है और आपको अब इस वीडियो को देखने के बाद में गौर कर रहे हैं कि यह प्रथा तो आपके यहाँ भी है,
तो आप हमको कमेंट कर कर जरूर बताएं। लेकिन एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं कि शादी सिर्फ युद्ध का ही रूपक नहीं है, उसमें कई सारी ऐसी पवित्र परंपरा भी है जो कि इसे युद्ध से अलग शादी बनाती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर कर बताएं कि आप और किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं। और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।